ऐसा है कि मैथ्स के लेक्चर्स जो करवा रखे हैं वो तो आप लोग अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। और बाकी मैं ये कोशिश करता हूँ कि पिछले जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम करेंगे, और उस जैसे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको करने का क्या अप्रोच होगा वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी बताओ, किसी और सब्जेक्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? देखो, सभी को दिख रही है स्क्रीन, पेपर दिख रहा है सभी को? यस यस सर। ठीक है। सर। अब देखो, कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे पिछले वाले पेपर में, मतलब बड़े सिंपल से कि जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा। तो ये तो हर कोई बता ही देगा, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास हो, अगर आप कभी भी उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो हमेशा जीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है एक ना, तो बस उसी के बेसिस पे है। तो अब जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 पहले देखो। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ -10/3, जो भी फालतू का इतना सब लिखा है। लास्ट में आपको दिख गया यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय जीरो। तो आगे कितना भी कुछ लिखा हो, भले ही लाखों नंबर यहाँ पर लिखे हो, अगर लास्ट में आपने एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा इसका आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। ओके। अब उसके बाद ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन है, ये वाला 21st वाला, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखो मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद, ये जो लिखा है इसका हिंदी मतलब, या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। कभी ना कभी आपने नाइन्थ या टेंथ में ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल की इक्वेशन है, वेरिएबल मतलब जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जिसमें एक्स की वैल्यू जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो, टू हो, ठीक है। तो जैसे ये आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू, इसमें जो x की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, टू है। तो ऐसे पॉलिनोमियल है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके। अब यहां पर मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे जैसे मान लो लिख देते हैं 3x, ठीक है, प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। मान लो कि ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे पहचानोगे, मैंने बता दिया कि जो वेरिएबल होता है जैसे कि x होगा या y होगा, जो वेरिएबल होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो आपको कितनी दिखेगी, टू दिखेगी, तो वो क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर ये इक्वेशन है और इसकी सबसे बड़ी पावर टू है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले जो सॉल्यूशन होंगे वो भी दो होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो है कितनी वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर मान लो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह ये ऐसी कोई इक्वेशन लिखी होती, एक्स एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा होता, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दिख रही है, थ्री दिख रही है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। और इसमें जो x की वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएंगी, बताओ? थ्री। थ्री आएंगी, ठीक है। हम्म। हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन में, उतनी ही x की वैल्यू हम उससे निकाल सकते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके। बस ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब जो है, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला होता है या जिसकी पावर टू होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको क्या करना होता है, आपको ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, वन रहा होगा। क्योंकि किसी के आगे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वन है, या वन से उसको मल्टीप्लाई कर रखा है। क्योंकि आप 1x स्क्वायर बोलो या खाली एक्स स्क्वायर बोलो एक ही बात है, कोई अलग मतलब नहीं होता। तो आपको करना क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है, क्या लिखा है, वन लिखा है,
और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट। ठीक है, जिसके साथ एक्स नहीं है वो वाला टर्म, तो वो वाला टर्म कितना है? 18। इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपको कितना मिल गया? 18 मिल गया। अब ये 18 के आप क्या करोगे? फैक्टर्स निकालोगे। कैसे निकालते हैं फैक्टर? ऐसे करके निकालते हैं। 18 ऐसे लिखा, फिर सबसे छोटी संख्या देखो जिससे ये 18 जो है वो डिवाइड हो सकता है। किससे हो सकता है? 2 से हो सकता है, तो 9 बार जाएगा। उसके बाद फिर 9 जो है सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी जो 9 को डिवाइड करती है? बताओ। 3 3 3 थ्री आ गया, तो 3 3 जा 9। उसके बाद फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 18 के जो हमें फैक्टर मिले वो क्या मिले? 2 इंटू 3 मिला, 2 इंटू 3 मिला। अब ये जो फैक्टर आपको मिले हैं, इसको प्लस माइनस करके आपने ये जो बीच में टर्म यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 3x लिखा है। इसमें आपको अरेंज करना होता है। कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो। मान लो कि ये कितना हो गया? 2 3 6 हो गया, 2 3 जा 6, और ये 3 हो गया। तो 6 में से जब हम 3 घटाते हैं तो हमें 3 मिलता है। या आप ये बोल सकते हो कि 6x में से 3x घटाया जाएगा तो हमें 3x मिलेगा। तो बस यही अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा सोचना होगा दिमाग लगा के। ठीक है, अब यही सर चीज, इसका हाँ अब बस यही यही वाली चीज हम यहां पर डाल देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे? 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है? पहले ये दो टर्म को एक साथ ले लो, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए दो टर्म एक साथ ले लेना। तो पहले जब दो टर्म एक साथ लोगे, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन। तो यहां पर जब एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि एक्स इंटू एक्स ही क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर में से अगर आपने एक्स कॉमन ले लिया तो वहां पे अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा। प्लस 6x में से एक्स एक्स कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा? 6 बचेगा। उसके बाद अगला जो है, आपको जो अगला ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? 3 3 कॉमन सर दिख 3 रहा है। लेकिन आप इसमें 3 की जगह क्या ले सकते हो? -3 ले सकते हो। ठीक है, माइनस, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। साइन जो है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। -3x अगर कॉमन लिए तो अंदर माइनस आएगा। चलो ठीक है, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा -18 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -18। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, बीच में प्लस है, तो अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स बचा, और फिर प्लस 3 6 18 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। हमेशा याद ये रखना कि जब आप ये कॉमन लेने वाला प्रोसेस करोगे तो ये जो दो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं टर्म्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हो बिल्कुल। तो ये दोनों सेम आ गए, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो बचा है, क्या बचा है? एक्स बचा है और +3 बचा है, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को एक एक बार करके क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। जैसे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 आ जाएगी। और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। ऐसे करके आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? यस सर यस सर। चलो, यस अब सर इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं एक मिनट रुको। हाँ चलो ठीक है। करके देखो ये वाला। 5x² प्लस 22x माइनस 15, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है।
बताओ फैक्टर क्या क्या बनेंगे जिससे 22 आ जाए। सर 1 - 5 और दूसरा 3/5। है -5 और 3/5, उससे 22 कैसे बन जाएगा। भाई ये देखो ना, ये क्या लिखा है 5 और ये 15। ठीक है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 75। ठीक है, 75 हो गया, 15 × 5 = 75। अब इसके फैक्टर निकालोगे तो सबसे छोटा नंबर जो 75 को डिवाइड करेगा वो 3 है। कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25×3 = 75। ठीक है, उसके बाद 5, 5×5 = 25, और फिर 5×5। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों फैक्टर से आप 22 कैसे बना सकते हो, दिमाग लगाओ। 25 - 3। 25 - 3। ठीक है, तो यही करना है, 25 - 3। तो बस यही लिख लो, 5x² प्लस 25x - 3x - 15 = 0। बस हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, पहले दो टर्म्स में बताओ क्या कॉमन दिख रहा है। 5 5 5 और 5x x। 5x ठीक है, 5x कॉमन x दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 5 बचेगा यहाँ पे। 5 उसके बाद अगले में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 3 3 -3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो अंदर प्लस नहीं बनेगा। तो -3 हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद x बचा और +5 बचेगा। क्योंकि -3 को +5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो -15 बना होगा, इसलिए हमने -3 कॉमन लिया। अब बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि दोनों जो ब्रैकेट हैं इसमें सेम आना चाहिए। तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो x + 5 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5x - 3 = 0। ठीक है, तो अब x + 5 की वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। और इसी तरीके से 5x - 3 = 0 रखेंगे, तो 5x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3/5 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। बोला था उस टाइम, ये वाला। हाँ, तो जैसा ये नहीं बोला ना मैंने, फैक्टर पूछा तो तुमने आंसर बता दिया था। ठीक है, ये अगर आंसर आए तो सही है, अच्छी बात है। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, यही क्या होते हैं इसकी, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी है ये वाली, 5x² + 22x - 15, ये इसका सॉल्यूशन है। कभी कभी इसको सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, या इसको जो है हम जीरोस भी बोल देते हैं कई बार, जीरोस ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो x की वैल्यू आती है इनको तीन नाम से पुकारा जाता है, या तो सॉल्यूशन बोला जाएगा, या रूट्स बोला जाएगा, या जीरोस बोला जाएगा। ठीक है ना। अब ये होता क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है -5 और 3/5, अगर आप ये वाली इक्वेशन में रख देते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करके निकाली है, अगर वो इस इक्वेशन में रख दी जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है, 0 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, मतलब ये इक्वेशन आपको दिए, इक्वेशन क्या दिए, x² + 3x + k। तो इसका जो 0 है, 0 मतलब x की एक वैल्यू, 0 मैंने बताया ना, जीरोस क्या होता है, x की वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं। तो x की मतलब जो 0 दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछा है कि k की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पूछा है कि आपसे k की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको जो है आप क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखा। अब बताओ क्या करेंगे, अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू दी है तो क्या करेंगे, बताओ। अरे x की जगह पे 2 रख दोगे ना, क्योंकि जो 0 होता है, ये जो 0 लिखा है, 0 का मतलब क्या, ये x की वैल्यू है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 × 2 हो गया, प्लस k = 0 हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, प्लस k = 0। तो 4 और 6 कितना हो गया, 10, प्लस k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। -10। k -10 10 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 10 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आगे समझ में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला हिसाब? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तो देखो सिंपल सा ही था, आपसे खाली एक्स की वैल्यू दे रखी थी और के की निकालनी थी। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही आ सकता है कि जिसमें आपको बोला जाए कि जीरो दे रखा है या सॉल्यूशन दे रखा है या फिर रूट दे रखा है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जो भी अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो उसका मतलब है वो एक्स की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 थी, तो 2 उसके बराबर रख दोगे और इक्वल टू में क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। तो अपने आप जो पूछा होगा वो आपसे निकल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे देता हूं जैसे ये वाला था। तो मान लो कि एक इक्वेशन ये आपको दे रखी है, 3x² प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें ये बोला है कि एक रूट ऑफ द इक्वेशन जो है, रूट इसका दे रखा है आपको -1। अब बताओ, आंसर बताओ, सी की वैल्यू क्या होगी? इसमें रूट ऑफ द इक्वेशन या जो एक्स की वैल्यू होती है वो -1 दी है, तो सी कैसे कितना होगा बताओ? +2. +2। बताओ भाई बाकी लोग। देखो, 3x² प्लस 5x प्लस सी ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो रूट अगर आपको -1 दिया है यानी कि x की वैल्यू ये है, तो x की जगह पे आप ये रख दोगे। ठीक है, अब बताओ -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1। 1. ठीक है, 1 होता है क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, और जब माइनस और माइनस साइन की एक साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस बन जाता है, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 5 इंटू -1 दे रखा है तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये +3 है, ये -5 है। तो जब ऑपोजिट साइन दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 3 के बचा 2, और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का, तो ये हो गया -2। प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये अब जब -2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई। आ गया समझ में? यस सर Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन दिया था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 92 एंड 102। 92 और 102 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? बताओ कितनी है? 9. ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है ना? ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो 92 और 102 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो उंगली पे गिनी जा सकती हैं? गिनो। 9 9। 9 कौन कौन सी हो? 93 हो गई, 94, 95, 96, 97, फिर 98, 99, 100 और 101। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो करेक्ट आंसर इसका कितना है? 9 है। ठीक है ना, इसके सारे ऑप्शन गलत ही। अब अगला ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो सम है वो कितना होगा। तो भाई इसे आसानी से आप जोड़ सकते हो, इसे मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब देखो जो मैथ्स में डर रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो गलती से भी ऐसा मत करना कि मैथ्स का पेपर ही छोड़ के आ जाओ। कम से कम क्वेश्चंस ट्राई जरूर करने हैं आपने। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। इसमें यह दिया है कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू जो है 1/30 है। तो x और y का रिलेशन पूछा है आपसे। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, x जो है वो आपका 15 है, y जो है वो 1/30 है। ठीक है, अब y जो 1/30 है, क्या मैं इसको 1/2 इंटू 15 लिख सकता हूं? बताओ। यस सर लिख Yes, सकते sir. हैं। Yes, तो sir. y की वैल्यू जो है 1/2, और 15 किसकी वैल्यू है?
X. 15 x की वैल्यू है ना, तो मैंने अब 15 की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 15 की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो मुझे रिलेशन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1/2x। कैसा रिलेशन है ये, सब बी वाला विद समानुपात। बी वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब कोई एक वेरिएबल ऊपर होता है और दूसरा वेरिएबल नीचे होता है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर मान लो ये ऐसा कुछ आता कि y इज इक्वल टू 2x, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यानी कि सीधे अनुपातिक। और अगर एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो कैसा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। आ गया समझ में सभी को। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक लगेगा तो इसको छोड़ देंगे। तो देखो इसमें ये दिया है कि इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफडी। ठीक है, तो यदि दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल है, मतलब एबीसी और एफडी ये कॉन्ग्रुएंट है, इसको बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये दो ट्राइंगल बना लिए इस तरीके से, ऐसे। तो ये ए बी सी और उसके अलावा एफ डी ई। ठीक है, और क्या बोला है, ए बी जो है वो 5 है, और एंगल बी जो है वो 40 है, ये 40 है, और एंगल ए जो है वो 80 है, 80 हो गया। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ यहाँ पे, ए बी सी और एफ डी ई। तो ए बी की वैल्यू आपको दी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चीज दी है इसमें, एंगल बी जो है वो 40 है, तो ये वाला एंगल 40 है, एंगल ए 80 है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर एंगल ए 80 है, एंगल बी 40 है, तो एंगल सी कितना होगा, 60. 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज का जो पूरा जितने भी कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 40 प्लस 80 तो यही हो गए, टोटल कितना हो गया, 120। तो 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल 60 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये पूछा है कि ये जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट जो इन्होंने लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो जब भी कुछ ऐसा दिया होता है तो इसका मतलब है कि इसके जो समांतर जो साइड्स होती हैं, मतलब या समांतर एंगल जो होंगे वो मतलब बराबर होंगे, जो सिमिलर मतलब आपको एंगल्स और वो दिखेंगे। तो अब ये पूछ रहा है डीएफ और डीई के बारे में जो डेटा दिया है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, डीएफ और डीई। तो ये जो डीएफ है वो भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ए बी अगर 5 है तो ये डी एफ या एफ डी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दूसरी जो बात इसमें बोली है, क्या डीई भी 5 के बराबर होगा, डीई 5। अब इसके डीई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्यों, अगर बीसी दिया होता तो हम डीई भी कह देते कि उतने के बराबर है, बट हमें ये नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि लास्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया इसमें से। ठीक है, अब पहला दूसरा तीसरे में से देखना है। तो हमें ये तो समझ, हाँ, और ये सी वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें भी डी वाली इंफॉर्मेशन दी है। तो डीएफ जो है वो तो 5 हो गया, हमें पता चल गया। अब इसमें ये देखना है कि एंगल ई 60 के बराबर होगा या एंगल एफ 60 के बराबर होगा। बताओ भाई क्या होगा, एंगल ई 60 के बराबर होगा या, एंगल ई। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है। बस कॉन्ग्रुएंसी में आपको यही चीज देखनी होती है, जो चीज उसमें है वही चीज इसमें हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं इसमें एक चीज आपको ध्यान के रखनी है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी दिया था। तो ए बी सी मैंने ऐसे करके लिखा, तो एफ डी ई ये भी मैं ऐसे करके ही लिखूंगा, तभी मैं आपस में उसमें अंतर मतलब आपस में बराबरी देख सकता हूं। ठीक है, तो ऑर्डर सेम रखना है ट्रायंगल बनाने का। एबीसी दिया होता और मान लो डीईएफ दिया होता, मान लो ऐसे करके दिया होता कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफ, मान लो ऐसे करके दिया होता, तो मैं क्या करता,
मैं पहले ABC बनाता, मान लो A मैंने ऐसे करा, B मैंने ऐसे करा, फिर C ऐसे करा, तो DEF ऐसे बनाता, D फिर E फिर F। अगर मैं इसमें ऐसे बना रहा हूं, ऐसे करके चल रहा हूं, तो इसमें भी मैं ऐसे ही करके चलूंगा, तभी चीजें आपस में बराबर में कंपेयर कर सकता हूं। बोलो आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन एक स्टैटिस्टिक्स से दे रखा है आपको, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक टेबल बना दी यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आपको कुछ डेटा दे दिया। डेटा क्या दिया, इसमें यहां पर लिखा है CI, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और यहां पे लिख दिया F, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको कुछ डेटा दिया कि भाई क्लास में कुछ बच्चे हैं और उनके हमने मैथ्स में नंबर देखने हैं। तो मैथ्स में नंबर कैसे देखने हैं, कि आपको ये दिया कि 50 से 55 जितने बच्चों के नंबर हैं वो कितने हैं, 4 बच्चे हैं। 50 से 55 जिनके नंबर हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक डेटा और दिया है, 55 से 60 वाले कितने बच्चे हैं, 60 से 65 वाले कितने बच्चे हैं, 65 से 70 वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, और इसका डेटा मान लो 55 से 60 वाले 7 बच्चे हैं, 60 से 65 वाले जो हैं 3 बच्चे हैं, 65 से 70 वाला 1 बच्चा है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसमें हमको कोई क्लास इंटरवल का डेटा दिया होता है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो चीज उसमें कितनी पाई जा रही है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। बोलो समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसमें यह बोला है कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड विथ ऑफ द क्लास इज 6। अब ये मिड वैल्यू क्या होता है और ये विथ क्या होता है, ये भी समझ लो। देखो ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया है, जैसे ये जो मैंने टेबल बनाई, इसमें क्लास इंटरवल क्या लिखा, मान लो 50 से 55। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। तो जो विथ होती है, विथ, विथ का मतलब होता है इसके बीच में और इसके बीच में कितने का अंतर है, बताओ कितने का अंतर है। 5. 5. 5 5 हो गया। और जो पहले लिखा होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और जो बाद में लिखा होता है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विथ ऑफ द क्लास कहते हैं, विथ ऑफ द क्लास। ठीक है, और मिड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मिड वैल्यू का मतलब हुआ कि 50 और 55 के ठीक बीचों बीच में कौन सी वैल्यू आती है, बताओ। 53. 53 कैसे, 53 आएगी, चलो ठीक है 53 आएगी, ठीक है ना। क्यों, जैसे मान लो 50 है और ये 55 है, एक एक करके आगे बढ़ो, 50 से एक आगे बढ़े 51, 55 से एक पीछे बढ़े 54, 51 से एक आगे बढ़े 52, और 54 से एक पीछे बढ़े 53। तो भाई 53 कैसे हो गई बताओ, कितनी होगी। 52.5। हाँ ठीक है, इससे आगे आधा बढ़ेंगे और इससे आगे आधा, मतलब इससे आधा पीछे बढ़ेंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि कैसे होता है मिड वैल्यू। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो और कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 और 55 कितना हो गया, 105। 105/2, इसको जब करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर एक बचेगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, कितना आ गया, 52.5 आ गया। ये होती है मिड वैल्यू। बताओ इतनी सारी चीजें समझ आ गई हैं। Yes, sir. Sir. क्या होती है लोअर लिमिट, क्या होती है अपर लिमिट, क्या होती है मिड वैल्यू, क्या होती है, आ गई ना समझ में। Yes, sir. अब हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि मिड वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। तो मिड वैल्यू अगर 10 है तो इसका मतलब ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 की जो वैल्यू है ये आपको 10 दी है। और ये भी बोला है कि विथ ऑफ द क्लास इज 6। विथ ऑफ द क्लास मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू आपको 6 दी है। तो आपसे ये पूछा है कि लोअर लिमिट आपको निकालनी है, बताओ निकाल लोगे।
सर एक बार और बता दीजिए देखो अच्छे से। ऐसा है ना, इसमें तुम्हें मिड वैल्यू दी है, ठीक है। मिड वैल्यू का मैंने बताया मतलब कि जो कोई भी क्लास इंटरवल होता है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड जब हम कर देते हैं और दो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, मिड वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और जो वो है क्या बोलते हैं, क्या बोला था इसमें, विथ ऑफ द क्लास। विथ ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं भाई, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। विथ ऑफ द जो क्लास होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट मतलब बड़े में से छोटा, अपर माइनस लोअर, ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगी, विथ मिल जाएगी। विथ मतलब क्लास की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कैसे निकालते हैं, उन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, 55 और 50 के बीच का गैप, तो वो हो गया विथ। और मिड क्लास, मिड वैल्यू का मतलब ठीक बीचों बीच में जो आएगा। इतना क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि मिड वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। मिड वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। और एक और चीज इस क्वेश्चन में दी है, वो ये दी है कि इसमें जो है विथ ऑफ द क्लास जो है वो 6 है। विथ ऑफ द क्लास ये आपको कितनी दी है, 6 दी हुई है। तो मैं ऐसा कह देता हूं कि भाई मेरे पास हो सकता है ऐसा ही कोई डेटा होगा, उसमें कोई एक लोअर लिमिट होगी, फिर उसमें एक कोई अपर लिमिट होगी। अब इस लोअर लिमिट को मैं एक्स मान लेता हूं और अपर लिमिट को मैं वाई मान लेता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ मेरे को, अगर मिड वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है एक्स और वाई का तो क्या बनेगा। एक्स वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। माइनस क्यों होगा, मिड एक्स वैल्यू प्लस क्या वाई। होता है, दोनों को अब जोड़ो और पोलर। डिवाइड करो। हाँ, तो तो क्या एक्स हो जाएगा, प्लस वाई प्लस टू एक्स बटे। प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। और विथ क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। तो अपर लिमिट बड़ा होता है, लोअर लिमिट छोटा होता है, तो अंतर कैसे निकालेंगे। अरे एक्स, एक्स और वाई का अंतर कैसे निकलेगा, वाई माइनस एक्स तो करेंगे ना। हाँ यस सर। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई अगर 10 दे रखा है तो क्या x प्लस वाई 20 हो जाएगा, ये दो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और इसी तरीके से y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो दूसरी वाली जो इक्वेशन है यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। y की वैल्यू निकाल ली एक इक्वेशन से, अब इसको क्या करो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 6 + x = 20। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 + x = 20। एक्स और x कितना हो गया, 2x, और ये 6 जो है वो उधर चला जाएगा, 20 माइनस 6 = कितना हो गया, 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, 7। यानी कि 7 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे केस में, x है या y है, सर एक्स है। x है। x की वैल्यू हमने निकाल ली 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वो कहता कि अपर लिमिट निकालनी है तो बताओ कैसे निकालेंगे। भाई अपर लिमिट हमारे केस में क्या है, y है, और y क्या है, 6 + x है। क्या x की वैल्यू मिल चुकी है हमें, यस सर। तो बस यस 7 रख सर। देंगे। कर देंगे, 6 + 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। तो अपर लिमिट कितना हो गया, 13 हो गया। बोलो आया समझ में। यस यस सर। सर। तो ऐसे करना यस है सर। क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है आपने ऐसे करना है। अब क्लास जो है एंड होने वाली है, और जैसे ही एंड होगी प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। चलो दोबारा से ज्वाइन कर ही लो, ठीक है।
चलो, ये वाला समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। सर ये लोअर अपर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मेरे को। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? लोअर का मतलब है जो पहले लिखा होता है। ये जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, इसमें जो पहले लिखा है, ठीक है, देखो, इसमें जो पहले लिखा है, मान लो 65 लिखा है तो ये लोअर लिमिट है, और ये जो बाद में लिखा है वो अपर लिमिट है, बस। लोअर का मतलब कम, अपर का मतलब ज्यादा, ठीक है ना? और मिड वैल्यू क्या होता है? इन दोनों को जोड़ो, अपर प्लस लोअर, और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमने लोअर अपने केस में x मान ली थी और अपर हमने y मान ली थी। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके जो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, मिड वैल्यू 10। तो x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू हमने 10 के बराबर रख दी। और विथ ऑफ द क्लास का मतलब क्या होता है? कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये जो क्लास इंटरवल है इसके बीच में अंतर कितना है। तो 65 और 70 के बीच में अंतर कितना है? 5 का है। तो 5 कैसे निकला? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जब घटाया, 70 में से जब 65 को घटाया तभी तो 5 मिला। तो वही यहां पर करना है कि अपर लिमिट हमारी y है और लोअर लिमिट मान लो हमारी x है। तो y में से जब हम x को घटाएंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा? विथ ऑफ द क्लास मिलेगी। तो वही मैंने करा है, विथ हमको 6 दी हुई थी क्वेश्चन में, तो y मैंने 6 की, x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 के बराबर हो गई, ठीक है। फिर हमें दो इक्वेशन मिल गई x और y के टर्म्स में, हमने उसको सॉल्व कर लिया। बोलो, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब अगला देख लो। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल भेजूंगा, वो टेबल याद कर लेना, जिसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और ये सब चीजें दी होंगी, ठीक है। सरफेस एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, किसी को पता है कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर होता है? बताओ, पता है? जो ये लिखा है ना, गोलार्ध के घुमावदार सतह क्षेत्र और जो कुल सतह क्षेत्र होता है, देखो क्या मतलब होता है। जैसे कि ये आपके पास सिलेंडर है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? बेलन, ठीक है। ये मान लो सिलेंडर है, तो सिलेंडर पे, सिलेंडर का अगर मैं एरिया खाली ये वाला लेता हूं, ये वाला जो कर्व सरफेस पे है इसके, क्योंकि सिलेंडर क्या होता है? कर्व शेप में होता है, गोल होता है। तो ये वाला अगर खाली एरिया में बात करता हूं तो इसे हम सी ए से कहते हैं, और सी ए से का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन इसके साथ मैं ऊपर और नीचे के ढक्कन का एरिया भी या क्षेत्रफल भी जोड़ देता हूं अगर, तो ये कुल मिला के टोटल तीनों का जो है, इसको हम कहते हैं टीएसए। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बोलो, आया समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो टोटल सरफेस एरिया में पूरा हो जाता है, और जो आपका कर्व सरफेस एरिया है उसमें सिर्फ कर्व वाले पार्ट का रहता है। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर ये बनाया, क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर बनाया। हेमिस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये गोलार्ध कहते हैं शायद ना, मतलब ये आधा। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर जो होता है वो ये होता है, स्फेयर। स्फेयर मतलब जो गेंद आकार होते हैं आपका, ठीक है, गेंद जैसी होती है। और हेमिस्फेयर का मतलब होता है इसको आपने बीच में से आधा काट दिया। तो आधा जब आप काटोगे तो कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसके खाली ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसका एरिया कहता हूं, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसी के साथ अगर मैं ऊपर वाला भी ले लेता हूं, जो हिस्सा फ्लैट है, फ्लैट वाले का भी अगर मैंने टोटल जोड़ दिया, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, उसकी टेबल में आपको भेज दूंगा, वो अच्छे से याद कर लेना। अब जैसे सिलेंडर की अगर मैं बात बताऊं, तो सिलेंडर का जो है, क्या बोलते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। आर क्या होता है? इसकी बेलन की जो रेडियस होती है, रेडियस को क्या कहते हैं? त्रिज्या। हाँ, त्रिज्या जी कहते जा। हैं।
ठीक है, त्रिज्या। और हाइट जो है वो क्या हो गई इसकी, जो मतलब क्या बोलते हैं इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी हाइट h। और रेडियस मतलब ये इतनी, ये रेडियस हो गई। जो इसका गोला बना है, तो गोला किससे, त्रिज्या से बना होगा, तो वो रेडियस हो गई। तो 2 पाई आर एच क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन। 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 वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। तो यहां पर जो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²h। ये फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम स्फेयर की बात करते हैं, तो स्फेयर का, सॉरी ये हेमिस्फेयर है, पहले स्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्फेयर है, स्फेयर में कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है। क्योंकि गेंद जो है, गेंद में कोई फ्लैट सरफेस तो होता नहीं है, लेकिन गेंद को जब आधा काट देंगे तो हमें फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो पूरी जो गेंद होती है उसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आप कर्व सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और ये आपका बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, इसकी रेडियस। ठीक है, और पाई पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी होती है, 22/7। और अगर 22/7 से काम नहीं चल रहा, कैलकुलेशन इजी करनी है, तो 3.14 ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, और मैं क्या कह रहा था, हाँ ये जो स्फेयर है आपका, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अब हेमिस्फेयर पे आ जाते हैं। तो हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेनी है, मैं इसकी टेबल भेज दूंगा, हो पाए तो याद कर लेना। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन ये दिया है आपको कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मतलब एक हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, एक पूरा गोला है, और उसके बाद जो है एक गोलार्ध है, यानी कि एक हेमिस्फेयर है। तो सरफेस एरिया जो स्फेयर का है कितना होता है, अभी हमने पढ़ा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहां पर कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो अभी हम पढ़ के आए हैं, कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर या गोलार्ध का जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई, और आर कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है, क्योंकि हेमिस्फेयर के केस में आपको रेडियस छोटे आर से दिखाई। तो इसमें ये बोला है, तो आपसे ये बोला है कि आर बटे आर कितना होगा, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर कितना होगा। तो देखो, पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 4 भी कट जाएगा 2 बार। तो कितना बचेगा, 2 r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर बचेगा। अब मुझे आर बटे आर निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये, तो 2 r² की वैल्यू r² के बराबर है। तो r² बटे r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और r² अपॉन r² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r/r का होल स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। और r/r अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ये जब स्क्वायर को अगर मुझे खत्म करना है, तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/√2। तो √1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ऊपर से रूट चाहे तो हटा दो, तो कितना हो जाएगा, r/r इज इक्वल टू 1/√2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो, आया समझ में। यस यस सर। सर। ये बस फॉर्मूले याद कर लोगे अगर आप, तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बस ये समझना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत आसान है। कैसे करना है अगला वाला क्वेश्चन देख लो।
इसमें ये बोला है टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है ऐसे सर्कल, ठीक है, ऐसे वृत्त जिनका सेंटर सेम हो। तो यहां पर आपको इस फिगर में दो सर्कल दिए हैं, दो सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, यानी कि जब इस सर्कल को बनाया होगा तो प्रकार की जो नोक है वो एक ही सेंटर पे रखी है, ये होता है कंसेंट्रिक का मतलब। तो इसमें ये बोला है कि इसमें एक पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, और एडी की आपको लंबाई दी है। एडी कितना है, एडी यहां से लेके यहां तक है, जो कि कितना है 12। तो एडी अगर 12 है, बीसी अगर 8 है, तो बीसी कहां से कहां तक हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये बीसी आपका 8 है। तो आपसे ये पूछा है कि ए बी और सी डी कितना होगा, ए बी और सी डी। तो देखो पूरा 12 है, बीच वाला कितना है 8 है, तो बीच वाला 8 अगर हटा दोगे तो टोटल 4 बचेगा। तो दो इधर हो जाएगा और दो इधर हो जाएगा, तो 2-2 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब ये वाले क्वेश्चन देख लो। वैसे तो देखो मैंने एज प्रॉब्लम वाले आपको क्वेश्चन करवाए भी थे, और एज प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा भी इस साल। ठीक है, तो ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द एज ऑफ अ मैन इज 24 ईयर मोर देन हिज सन। ठीक है, तो पहले तो आपको करना क्या होता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन पहले आपको स्टार्ट करनी होती है वो प्रेजेंट से करनी होती है। तो प्रेजेंट अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो 2025 में ये बोला है कि एक आदमी और एक लड़का है, तो मैन के लिए एम इस्तेमाल कर लेता हूं और सन यानी कि बेटे के लिए एस का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, ये दो कर लिए मैंने। अब इसके बाद जो है, इसमें बोला है एज ऑफ अ मैन इज 24 ईयर्स मोर देन हिज सन। तो सन की उम्र हमें नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि जो बेटे की उम्र है उससे 24 साल ज्यादा उस आदमी की उम्र है। ठीक है, आदमी कौन है, वो उसका पिता होगा, क्योंकि उसके बेटे के बारे में बात की जा रही है। तो मैं क्या करता हूं, सन की एज को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो बताओ आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 24। 24। ठीक है, एक्स एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस फोर 24 हो जाएगी। जब भी ज्यादा लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें वो चीज जोड़ी जा रही है। ठीक है, और अगर कम लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें से वो चीज माइनस की जाएगी। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई, एक्स, तो आदमी की उम्र कितनी हो गई, एक्स प्लस 24। अब इसके बाद बोला है द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, अब ये भी लिखा है कि जो पिता की उम्र है वो क्या हो जाएगी, इन 2 ईयर्स, ये लाइन भी रह गई, इन 2 ईयर्स 2 साल बाद। तो 2 साल बाद यानी कि 2027 के बारे में लिख लेता हूं इंफॉर्मेशन में, कि 2 साल बाद जो है पिता की जो उम्र है वो दुगनी हो जाएगी बेटे की उम्र से। ठीक है, बेटे की उम्र से। अच्छा ये बताओ कि 2025 में अगर बेटे की उम्र एक्स है, तो 2027 में बेटे की उम्र कितनी होगी? बताओ। एक्स प्लस 22। 92। प्लस 2। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र 2025 में अगर 20 साल है तो 2027 में कितनी होगी? 22। 22। 22। होगी ना। तो 2 साल बाद करने के लिए, उम्र निकालने के लिए तुमने क्या करा, दो जोड़ा ना। तो अगर बेटे यस की सर। 2025 में एक्स है तो 2 साल बाद कितनी होगी, एक्स एक्स प्लस प्लस 2। 2। एक्स प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। और ये लिखा है कि पिता की उम्र जो है अपने बेटे की दुगनी हो जाएगी। तो बेटे की उम्र कितनी हुई, एक्स प्लस 2 हो गई, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 2 × x+2। बोलो आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये तो चलो ठीक है, x+2 हो गई, ठीक है ना। द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। हाँ ठीक है, तो पिता की तो उतनी रहेगी, ठीक है ना, पिता की x+24 ही है, x+24 + 2, क्योंकि उसके में भी 2 साल बढ़ जाएंगे, उसके में भी 2 साल बढ़ जाएंगे, और ये जो है ये दो के इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन।
नहीं नहीं, रुको रुको, गड़बड़ हो गई। दोबारा से लिखता हूँ उसको। देखो 2025 का डेटा है ये, ठीक है। इसमें सन की एज और मैन की एज। तो सन की एज हमने पहले कितनी ली, एक्स। तो इसकी कितनी थी, x+24। अब 2 साल बाद की बात कर रहे हैं ये, 2027 की। तो 2027 में जो बेटे की उम्र है वो कितनी है, x+2 है। और आदमी की उम्र बताओ कितनी हो जाएगी, x+24 थी, तो आदमी की कितनी हो जाएगी 2027 में। x+26। x+26 हो जाएगी। इसकी उम्र में भी तो 2 साल जोड़ेंगे ना, ठीक है। इसकी उम्र में भी 2 साल जोड़ेंगे। तो दोनों में 2-2 साल जोड़ दिए, क्योंकि 2 साल बाद की बात की जा रही है। अब आपको कंडीशन लगानी है इसमें कि फादर एज, पिता की जो उम्र है वो बेटे की 2 गुनी होगी। बेटे की 2 गुनी, बेटे की 2 गुनी, बेटे की 2 गुनी, मतलब बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। ये इक्वेशन आपकी बनी है। बोलो, आया समझ में। यस सर। ठीक है। यस सर। पिता की उम्र जो है वो बेटे के 2 गुनी, मतलब बेटे की जितनी उम्र है उसका दुगना करना आपने। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो 2 × x+2 है, तो मैं इसको जब ओपन करूंगा तो ये 2x+2 × 2 = 4 बन जाएगा, x+26। ठीक है। अब ये वाला जो x है राइट साइड में, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये 2x - x हो जाएगा। और ये वाला जो +4 है इसको मैं राइट में ले जाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 26 - 4 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। 22। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट मतलब 2025 में बेटे की उम्र। बेटे की उम्र 2025 में कितनी माननी थी हमने, x+2। एक्स 2025 एक्स मानी थी एक्स मानी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो 22। 22 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 22। बोलो, आ गया समझ में। यस सर। अब अगर यहां पर पूछी होती कि मैन की प्रेजेंट एज कितनी है, बताओ मैन की कितनी हो जाएगी प्रेजेंट। 46। 46 हो जाएगी। ठीक है। कैसे होगी, क्यों, मैन की एज कितनी थी, x+24 थी। तो x की वैल्यू 22 आ गई है, तो 22 में 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। बस ऐसे करना है ये वाले क्वेश्चन, कर लोगे। यस सर। जो यस यस सर। सर। इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है, बस उसी को धीरे धीरे नोट करते जाना है। और ऐसे करके साल अगर लिखोगे ना, तो कभी भी गलती नहीं होगी करने में। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज रहा हूं, उसको सॉल्व करो जरा। चलो, सेम पैटर्न पे ग्रुप में एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करो जरा। करो जल्दी से।
ठीक है ना, तो ऐसे कर लेना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये बोला है इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 45, किसी संख्या का 15% कितना है, 45 के बराबर है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। जब भी ऐसा आपको दिया हो तो आप कैसे इसको कर सकते हो। इसमें यह बोला है कि 15% जो है वो कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। ठीक है, तो 1% अगर मुझे निकालना है तो कितने के बराबर होगा, 45/15। 45/15 हो जाएगा। तो अगर मुझे 30% निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 45/15 मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो गया, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90, तो 90 इसका करेक्ट आंसर। बोलो आ गया समझ में। यस सर। यस। ठीक है, और इसका एक और आसान तरीका है करने का। कभी भी आपको परसेंटेज में कुछ ऐसा दिया जाए कि इतने प्रतिशत की वैल्यू इतनी है, इतने प्रतिशत की निकालो, तो सिंपली आपको करना क्या है, जो आपको वैल्यू दी होती है, वैल्यू कितनी दी है, 45 दी है, कितने की दी है, जितने की भी दी हो उसको रखो नीचे, जितने की निकालनी है उसे रखो ऊपर, बस सॉल्व कर दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90। बोलो आ गया समझ में। यस सर। ठीक है, यस तो सर। मान लो मैं एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड दे देता हूं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता हूं कि मान लो किसी संख्या का, किसी संख्या का 60% 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 100, सॉरी नहीं 120 नहीं, तो उस संख्या का 45% निकालो। निकालो, किसी संख्या का 60% 300 के बराबर है, तो उसका 45% कितना होगा। 225। और बाकी लोग, जल्दी। 225। 225। 225। ठीक है, दो देखो सौ मैंने बताया, जो वैल्यू दी है उसे ऐसी लिखो, जितने की दी है उसको नीचे रखो, और जितने की निकालनी है उसे ऊपर रखो। ठीक है, अब 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा, और 75, हाँ 75 ही जाएगा ना। फिर 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बोलो आ गया समझ में। यस यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा है, a TV was originally priced at rupees 800, it is now being sold at a discount of 20%, what is the discounted price। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखो क्वेश्चन की जैसी लैंग्वेज लिखी है वैसे वैसे काम करते जाना है। एक टीवी का जो मूल कीमत था कितना था, 800 रुपए था, इट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अब उसको 20% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, बताओ कैसे करेंगे। भाई देखो टीवी पहले 800 रुपए का बेचा जा रहा था,
तो 800 रुपये उसका कितना परसेंट मूल्य था? 100%। क्या 800 रुपये उसका 100% मूल्य था? ठीक है। यस अब सर। उसको 20% डिस्काउंट पे अगर बेचा जा रहा है तो कितने प्रतिशत पे बेचा जा रहा होगा? 80%। तो बस आपको 80% निकाल देना है। 80%। आपको ये निकालना है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, यानी कि 80% की वैल्यू निकालनी है। निकालो, अभी जो मेथड बताया उससे निकालो। 640 640। 640 640। 640। ठीक है। तो 800 जो है वो कितने की वैल्यू है? 100% की। आपको निकालनी कितने की है? 80% की। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए, 8 8 64, कितना आ गया? 640। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऐसे कर लेना। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई आपका वस्तु है और उसकी जो कीमत पहले थी, अ, मतलब जब उसको 25% डिस्काउंट पे बेचा गया था, जब उसको 25% डिस्काउंट पर बेचा गया, तब उसकी जो कीमत थी वो थी मान लो 750 रुपए। अब अगर उसको 30% के मुनाफे पे बेचा जाए, 30% के मुनाफे पर अगर बेचा जाए तो उसका जो मूल्य है वो कितना होगा? बताओ। 25% के डिस्काउंट पर बेचने पर उसकी जो मूल्य था वो 750 रुपये था। अगर उसको 30% के मुनाफे पर बेचना है, ठीक है, तो कितनी उसकी वैल्यू होगी? बताओ। 900। 900। ठीक है। ना 900। हाँ, देखो उसे कैसे, जब 25% के डिस्काउंट पे बेचा, देखो इस डिस्काउंट वर्ड की जगह कई बार लॉस भी लिखा हो सकता है कि 25% की हानि पर बेचा गया, तो सेम ही मतलब होगा उसका भी। डिस्काउंट करके बेचो या हानि पे बेचो एक ही मतलब है, मतलब उतने कम पे बेचा गया। तो 25% हानि पे बेचा गया, 25% डिस्काउंट पे बेचा गया, यानी कि 750 रुपए में बेचा, तो ये कितने प्रतिशत की वैल्यू होगी? 75। 75 की होगी। ठीक है, 75% की ये वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब आपको 30% मुनाफे पे बेचना है, तो 30% मुनाफा अगर लग जाएगा 100% पे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 130। 130% बन जाएगी। 130। बस, तो 75% की वैल्यू दी है, 130 की निकालनी है, निकाल लो। 750 अपॉन 75 की दी है तो नीचे आएगा, 130 की निकालनी है तो वो ऊपर आएगा। ये गया कितने, कितना 10 गुना गया, 10 बार गया, 1300 आ रहा है। क्या कह रहे हो, कौन सा आंसर कह रहे हो भाई? क्या आंसर निकाला है? 900 कैसे निकाल दिया? 1300। है, कैसे निकाल दिया 900? बताओ, गलत करे क्या मैंने? नो सर। ऐसी तो करेंगे, 75% की वैल्यू दी थी, 130 की निकालनी है, यही तो करा जाएगा इसमें। ठीक है, आ गया समझ में? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 4:5, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 4:5 है, तो वहां पर लड़के कितने दे रखे हैं? 36 दे रखे हैं, तो ये पूछा है कि लड़कियां कितनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो,
अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो इसको क्या कर लिया करो, 4x और 5x लिख लो। ठीक है, अब ये बोला है कि लड़कों की संख्या कितनी है, 36। तो ये बॉयज थे, ये गर्ल्स हैं। तो 4x की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 36 दी है। निकालनी कितने की है, 5x की निकालनी है। वही सेम लगा दो जो अभी परसेंटेज में लगाया। देखो गिवन वैल्यू लिखी जो दी गई है, उसको उतने से डिवाइड करो जितने की वो वैल्यू है, और जो निकालनी है उससे गुणा कर दो। x से x चला गया, 4 से 36 गया 9 बार, 9 गुणा 5 कितना हो गया, 45। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोलो आया समझ में। Yes. यस सर। ठीक है, Yes, अगर sir. यहां पर कुल बच्चों की संख्या पूछी जाएगी तो 45 और 36 जोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसे कर लेना है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, पक्का लिख कर ले लो। ये वर्क इन टाइम वाला क्वेश्चन, इसमें ये लिखा है यदि जॉन जो है किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और सारा जो है किसी कार्य को 12 घंटे में करती है, तो अगर वो दोनों उस कार्य को मिलकर करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे। देखो इसका मैंने बहुत आसान सा आपको मेथड बताया कैसे करना होता है। देखो यहां पर लिख लो जॉन, ये जॉन के लिए जे लिख लिया, यहां सारा। तो जॉन का जो है वो कितने में कंप्लीट होता है, 8 घंटे में। सारा का कितना होता है, 12 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसे करके निकाल लो। 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6, उसके बाद 2 से एक बार जाएगा, फिर 3 ऐसे ही रहेगा, और फिर 3 से एक बार जाएगा। ठीक है, कितना हो गया एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 हो गया। 24 जो एलसीएम आएगा उसे यहां लिख लिया। अब बताओ क्या करते हैं, अब एफिशिएंसी लिखेंगे। ठीक है, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहां लिखा। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 लिखा। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोला है, और ये जो 24 आया है ये क्या चीज होती है, ये होता है आपका टोटल वर्क, कुल कार्य जो एलसीएम आता है। ठीक है, अब ये बोला है कि अगर ये दोनों साथ में मिलके करते हैं तो कितने घंटे में कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू ई टी, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना है तो वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है बताओ, 24 24. ठीक है। दोनों की 24 एफिशिएंसी कितनी है मिलाकर, एफिशिएंसी दोनों की कितनी है मिला के, 5 5. 5, 3 और 2 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 24/5। ठीक है, तो ये लगभग लगभग आएगा 5 चौक 20, और उसके अलावा जो है ये फिर 4 बचेगा, 4.8, 4.8 घंटे। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन सारे गलत है। बोलो आ गया समझ में, ऐसे करने हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो अभी अब इतना ही रखते हैं, इतने अच्छे से रिवाइज करो, और बाकी के जो पेपर्स हैं इससे पहले सालों के, उनमें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मैथ्स के। तो बाकी जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।